हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आर एम स्टडी पॉइंट में। आज हम 12th क्लास का इकोनॉमिक्स करवा देंगे। इसमें जो भी सिलेबस दिया गया है, सिलेबस वाइज जो है चैप्टर वाइज आपको सिलेबस दिया गया है। सारी सिलेबस के जो पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट वाइज हम आपको करवा रहे हैं। और सिलेबस में सारे एससीईआरटी के ही चैप्टर दिए गए हैं, उससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं ऐसे। और आप सब कुछ जानते हैं कि बाज़ार है क्या, बाज़ार में आप किस प्रकार से अपने सामान का आदान प्रदान करते हैं। पहले क्या बाज़ार था, पहले वस्तु विनिमय था, मुद्रा विनिमय आया, इस प्रकार से अभी डिजिटल चल रहा है, ये आप जानते हैं। तो एक-एक करके परिचय के साथ-साथ हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और हम 11th तक आपको इकोनॉमिक्स का हर चैप्टर करवा दिया था। तो अब हम पहले परिचय देखिए, परिचय पहला अध्याय है और आप सिलेबस पढ़े होंगे, तो सिलेबस में भी परिचय के नाम से आपको इंट्रोडक्शन जो है सिलेबस में भी दिया गया है कि अर्थशास्त्र का परिचय क्या है। और ये 12th क्लास का पहला अध्याय है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। और पहला क्वेश्चन का पहला जो है यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था इसमें कि मूल उद्देश्य होता है, मतलब एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है, ये बताना है। तो ये होता है अधिकतम लोक कल्याण करना, मतलब अधिक से अधिक आप जो है लोगों, मतलब कि जो सामाजिक रूप से आप जानते हैं कि समाज में लोग रहते हैं, और समाज में जो लोग हैं उनका आप कैसे वो जीवन जी रहे हैं, और सरल तरीके से उनको रोड मिले, मतलब सड़क मिले, उनके जो है खान पान की समस्याएं दूर हो, ज़िंदगी एक बेहतर तरीके से वो अपना जी सके। इसलिए जो है यह समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य ही होता है अधिकतम से अधिकतम लोक कल्याण करना। लोक का मतलब क्या, आदमी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो ये होता है आपको पूंजीवादी में, मतलब कि कीमत, मतलब आप 10 रुपये का सामान है तो उसको आप 15 रुपये में बेचेंगे, मतलब 50% की मार्जिन यहाँ पर, मतलब 40% का मार्जिन रखेंगे। मतलब अर्थव्यवस्था जो है कीमत तंत्र पर आधारित यहाँ पर ये ही होता है पूंजीवादी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि अर्थशास्त्र का अध्ययन वैशिष्ट अर्थशास्त्र का समष्ट अर्थशास्त्र में किस पर विभाजित होता है। तो ये होता है 1933 में। अगला कि जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश से हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे खुली अर्थव्यवस्था के नाम से आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थव्यवस्था यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो ये किया जाता है एडम स्मिथ, ये इनके पिता भी हैं, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एडम स्मिथ के। अगला क्वेश्चन, व्यवस्था का जोखिम सहने के बदले में उद्यमी क्या प्राप्त करता है। तो ये करता है लाभ, मतलब जोखिम हर कोई काम करता है तो वो चाहता है 2 रुपया हम कमा लें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोस निम्नांकित में किससे संबंधित है। तो ये होता है आपको ग्रीक शब्द से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी में कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। तो ये होता है आपको मूल्य निर्धारण, उत्पादन फलन और वितरण तथा उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता, ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी आर्थिक समस्याओं का मूल जो है प्रमुख कारण क्या होता है। तो यहाँ पर प्रमुख कारण क्या है, तो ये होता है दुर्लभता। अगला क्वेश्चन कि किसी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है। तो ये होते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा पूंजी रहेगा वही अर्थव्यवस्था। अभी देखिए अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है। तो ये होता है योजना तंत्र, आप किस प्रकार से योजना बना रहे हैं, बाजार क्या है, और कीमत पर नियंत्रण द्वारा, ये सभी के सभी उत्तर इसके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्थाएं। तो ये होता है मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं, सभी समाहित हैं। अगला क्वेश्चन है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित होती है। तो ये होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन कि इकोनॉमिक का सीक्वेंस ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखा गया। तो ये लिखा जाता है जॉन मेनार्ड केन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन आर्थिक समस्या। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट होना। अगला क्वेश्चन कि जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर आप उत्तर में देखें
तो उत्तर हो जाएगा आपको संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमतों का स्तर। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है? तो ये होता है आपको परिवार क्षेत्र के पास, परिवार क्षेत्रक। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्रक द्वारा किया जाता है? तो ये होता है उत्पादन क्षेत्रक, मतलब फर्म के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि फर्म के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये कहने वाले एडम स्मिथ थे। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो ये है चुनाव की समस्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग जो है करने वाले कौन होते हैं? तो ये होते हैं रेगनर फिश। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो ये होता है साधनों की कुशलतम उद्योग, साधनों का आवंटन और आर्थिक विकास, ये सभी के सभी इसके उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है? तो ये आपको होता है व्यक्तिगत इकाई का। ठीक है, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति के पास संसाधन होते हैं? तो आपको पता है कि सीमित संसाधन होता है एक आदमी के पास। अगला क्वेश्चन, वेस्ट जो है अर्थशास्त्र अध्ययन है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र ये किसका अध्ययन होता है? तो ये होता है एक विशिष्ट फर्म का। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? ये फ्रीडमैन के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन, वेस्ट जो है अर्थव्यवस्था में सम्मिलित क्या होते हैं? तो ये होता है छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत इकाई और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, ये सभी के सभी होंगे। अगला क्वेश्चन कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या होता है? तो इसको आप कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी? तो ये होते हैं आपको साधन कीमत निर्धारण, वस्तु कीमत निर्धारण और आर्थिक कल्याण, ये तीनों हैं, तो इसलिए सभी के उत्तर हो जाएंगे सभी। अगला क्वेश्चन, उत्पादन के निम्न में कौन सा साधन? तो ये होता है आपको श्रम, भूमि, पूंजी, ये सभी उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र कहा है, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है आपको रॉबिन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन इसी में देखिएगा कि अर्थशास्त्र के जनक, आपको हमने बताया कि अर्थशास्त्र के जनक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एडम स्मिथ ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी में कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे? तो ये थे मार्शल। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो ये है ए मार्शल। अगला क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत परिवार और व्यक्तिगत उद्योग। तो ये सभी के सभी उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्द मतलब मैक्रो ग्रीक भाषा मैक्रोज से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? तो ये होता है व्यापक। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये होता है आपको पूर्ण रोजगार, राष्ट्रीय आय और कुल उत्पादन, ये सभी के सभी इसके उत्तर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका पहला अध्याय जो है वो समाप्त होता है। अब हम दूसरा अध्याय पर चलेंगे, ये भी आपके सिलेबस के अध्याय हैं। ठीक है, तो दूसरा अध्याय है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। ठीक, तो अब देखेंगे उपभोक्ता सिद्धांत, आप देखेंगे तो इसमें पहला क्वेश्चन कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है? तो यह शून्य होता है। अगला क्वेश्चन कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? तो यह आपको 3 और 5 प्रकार की होती है। यहाँ पर बी और सी में उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, उदासीनता वक्र की क्या ढाल होती है? तो ये होता है ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है कि मांग वक्र की ढाल सामान्यतः होती है? तो यह आपको बाएं से दाएं की ओर होता है। अगला क्वेश्चन कि एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग का संघटक कौन है? तो ये होता है आपको उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी
स्थायी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात, ये सभी के सभी उत्तर हो जाएंगे, मतलब कि ये डी नंबर उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है, तो यह स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। अगला क्वेश्चन, तटस्थता वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये हिग्स एवं एलियन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया, तो ये करने वाले मार्शल थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है, तो ये है आय प्रणाली, बी नंबर उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि तटस्थता वक्र का झुकाव होता है, तो ये आपको बाएं से दाएं होता है। अगला क्वेश्चन, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होगा, तो यह शून्य होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है, तो ये करता है वस्तु की प्रकृति। अगला क्वेश्चन, किसी सामान्य वस्तु के मांग की वक्र की ढाल होती है, तो यह आपको ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या हो जाएगा, चाय की मांग इनमें से कोई नहीं है, देखेंगे तो इनमें से उत्तर में कुछ भी नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन, उत्पादन के निम्न में से कौन सा साधन, तो ये होता है श्रम एवं पूंजी दोनों होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उदासीन वक्र की ढाल होती है, तो यह आपको कोई भी इसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, मांग की लोच की माप निम्न में से किस विधि से की जाती है, तो यह बिंदु रीति से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, उपयोगिता का कर्मवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो ये करने वाले रिकार्डो थे। अगला क्वेश्चन, कि मांग के निर्धारक तत्व हैं तो यह है वस्तु की कीमत, ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक हैं, तो ये हैं आपको चैपमैन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो यह ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन कि सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है, तो यह उपयोगिता ह्रास नियम है। अगला क्वेश्चन है कि आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र क्या होगा, तो यह पहली जो है बाईं और फिर दाईं और खिसक जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की क्या होती है, तो वस्तु की इसमें कोई भी उत्तर नहीं है। ऐसे में यहाँ पर औसत उपयोगिता मूल्य बराबर मूल्य जो है औसत उपयोगिता मूल्य ये नहीं होगा, सीमांत भी नहीं है और मूल उपयोगिता भी नहीं, यहाँ पर उत्तर नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग का परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर आप समझेंगे तो इसका उत्तर आपको याद होगा कि मूल्य में परिवर्तन हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन, प्रायः अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग की लोच क्या हो जाएगा, तो यह जो है पूर्णतया बेलोचदार होती है। ठीक है, इसमें डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगा तो कुल उपयोगिता, तो यह घटती दर से बढ़ती है, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में कि उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो यह डू पोंट के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं, तो इसको आप पूंजी निर्माण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। अब हम तीसरे अध्याय पर चलेंगे और तीसरा अध्याय है उत्पादन और लागत। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, उत्पादन और लागत का। तो उत्पादन पहला है कि उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्याएं दर्शाता है, तो यह है उत्पादन संभावना वक्र। अगला क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं, तो इसको कुल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ा जाता है, तो यह वर्धित मूल्य को जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, दृश्य मंदों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, तो यह मशीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति ना हो, यह किनका कथन है, तो यह स्ट्रिंगलर का कथन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब औसत लागत गिरती है तब निम्न में से कौन संबंध सत्य है, तो यह है ए सी
इक्वल टू MC। अगला क्वेश्चन, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार से वृद्धि होगी तो यह आपको अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में, उत्पादित वस्तुओं में, आय में, ये सभी के सभी उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या कार्य होता है, तो ये होता है समन्वयन, संगठन, जोखिम वहन करना, ये सभी के सभी उत्तर होंगे। अगला क्वेश्चन, किस आर्थिक परिस्थिति में उत्पादन एवं रोजगार का स्तर गिर जाता है, तो ये होता है मंदी जब आएगा तब। अगला क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है, तो यह नतोदर होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर आकार का क्या कारण, तो ये होता है बढ़ती अवसर लागत। अगला क्वेश्चन, अवसर लागत को कहा जाता है, तो इसको हस्तांतरण आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवसर लागत को निम्नलिखित नाम से भी संबोधित किया जाता है, तो किस नाम से, तो आप देखेंगे तो इसको आप वैश्विक लागत, हस्तांतरण आय, त्याग, ये सभी कहते हैं। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है कि जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत क्या हो जाता है, तो यह घटती हुई दर से बढ़ती है। सी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कि अवसर लागत क्या है, तो अवसर लागत होता है वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया जाए, खोया हुआ अवसर, हस्तांतरण, तो ये सभी के सभी उत्तर हो जाएंगे। इसी में आप देखेंगे एक जो है कुल लागत बराबर क्या होता है, ये आपको यहाँ पर सूत्र याद रखना है और इसका सूत्र है TVC प्लस TFC और मतलब बराबर होता है, ऐसे समझेंगे कि कुल परिवर्तनशील लागत प्लस कुल स्थिर लागत, ये हिंदी में है और यह सूत्र TVC प्लस TFC करके याद रखना है, तो प्लस में याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, औसत लागत वक्र का जो है आकार क्या होता है, तो इसको U अक्षर जैसा आकार इसका होता है। अगला क्वेश्चन, कुल लागत बराबर क्या होता है, तो होता है कुल लागत से तात्पर्य किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने पर फर्म द्वारा किया गया व्यय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उत्पादन का सक्रिय साधन है, तो ये होता है श्रम। ठीक है, बी नंबर। अगला कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या, तो पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय बराबर सीमांत आय। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में कि सीमांत जो है, जब सीमांत लागत बढ़ती है तब क्या होता है, तब कुल लागत बढ़ती है। अगला क्वेश्चन कि उत्पादन जो है उत्पादन शून्य रहने पर अल्पकाल में स्थिर लागत क्या हो जाएगा, तो यह धनात्मक रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर, तो यह स्थिर रहता है। सी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या होता है, तो आर्थिक लागत होता है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि पदार्थों का न्यूनतम समर्थक मूल्य क्या है, तो यह कीमत निम्नतम सीमा, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। चलिए अब हम जो है करेंगे वो होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट और यहाँ से सिलेबस में दिया गया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और यह है फर्म का सिद्धांत। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत क्या है, यह आपके सिलेबस में सीधा ही फर्म के बारे में दिया गया है। तो एक दो सूत्र यहाँ से आपको याद रखने हैं और सूत्र के माध्यम से आप इसको एक मात्र दो सूत्र होंगे। ठीक है, 2 से 3 सूत्र। सिद्धांत में तो सूत्र रहता ही है, आप जानते हैं, और इम्पॉर्टेंट होगा। ऐसे यहाँ से पूछ देगा तो ठीक है, नहीं पूछेगा तो सूत्र ऐसे आपको एक ही दो, पूरा एग्जाम में 1-2 सूत्र मिलेगा। ठीक है। चलिए देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, इसकी आप उपयोगिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एकाधिकार का मांग वक्र कैसा होता है, तो ये बेलोचदार होता है। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ति की मांग का सृजन स्वयं करती है, तो किनका कथन है ये कथन है JVC का, मतलब JV का है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की फर्मों को दीर्घकाल में MC = MR = AC = AR होता है, तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगी फर्म में। अगला क्वेश्चन है कि एकाधिकार का एवं जो है एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है, तो ये होता है AR जो है बड़ा है MR से, ये आप देखेंगे। ठीक है, AR। तो यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कीमत स्वीकार
कीमत स्वीकारक फर्म सीमांत आगम होता है तो ये होता है आपको कीमत में समान। अगला क्वेश्चन है कि आपूर्ति वक्र में दाईं और खिसकाव का कारण हो सकता है तो यह तकनीकी प्रगति होगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ति लोच की माप निम्न में किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है डेल्टा क्यू बाई एस गुणे करेंगे और यह जो होगा पी बाई डेल्टा पी। तो इस प्रकार ये सूत्र आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि फर्मों के आपूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग होता है तो ये होता है बाजार आपूर्ति वक्र। अगला क्वेश्चन एकाधिकार फर्म में संतुलन की शर्त तो ये होता है सीमांत आय इक्वल टू सीमांत लागत। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से हैं कौन से। तो ये होते हैं वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। तो ये होता है मार्शल के द्वारा। अगला क्वेश्चन कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां आप वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया। तो यह मार्शल के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये बांटते हैं 3 आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है तो यह मांग एवं पूर्ति दोनों पर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बाजार मूल्य संबंधित होता है तो यह अति अल्पकालीन मूल्य से। अगला क्वेश्चन कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है तो यह मांग एवं पूर्ति द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म तो यह कीमत को ग्रहण करती है। तो बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अति अल्पकाल में पूर्ति होगी तो यह पूर्णतः बेलोजदार होगा। अगला क्वेश्चन है कि फर्म को लाभ मिलता है जब ए आर बड़ा होगा किस ए सी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी बाजार में ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू बराबर क्या होता है। तो यह मतलब ए आर इक्वल टू एम आर तो बराबर क्या हो जाएगा। इसके बाद जो है यह पूर्ण प्रतियोगिता डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला और अंतिम इसका क्वेश्चन है कि पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में जो है कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। तो यह एस इक्वल टू एफ पी। ठीक है। तो ये आपका जो है 5वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 6ठे अध्याय पर चलेंगे बाजार संतुलन। इसमें देखिएगा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन मिलेंगे और इसका पहला क्वेश्चन है कि किस बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में से किस बाजार में मूल्य कम और उत्पादन अधिक होता है। तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य और अदृश्य मदों का व्यापार संबंधित होता है। तो ये होता है भुगतान संतुलन से। अगला क्वेश्चन जब व्यापार संतुलन अनुकूल होता है तब सूत्र होता है। तो ये होता है एक्स बड़ा किससे तो एम से। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय दर डैश द्वारा निर्धारित होता है। तो यह मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा। अगला क्वेश्चन निवेश निर्भर करता है किस पर। तो पूंजी की सीमांत कुशलता पर और ब्याज की दर पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है चक्रीय प्रवाह में सम्मिलित है। तो यह होता है मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि उदासीनता वक्र की ढाल निम्नांकित में से कौन किससे मापी जाती है। तो यह सीमांत प्रतिस्थापन दर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्न मांग को सुधारने का राजकोषीय उपाय क्या है। तो ये होता है आपको हीनार्थ प्रबंधन, सार्वजनिक ऋण में कमी और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और करों में कमी। सी और ए और बी दोनों तीनों हो जाएंगे। इसमें डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बाजार शब्द का सही अर्थ। तो ये होता है आपको कोई माध्यम जैसे स्थान, टेलीफोन, इंटरनेट जिसके द्वारा वस्तु का क्रय विक्रय हो सके। अगला क्वेश्चन है कि अंधिमान वक्र की ढाल जो होती है प्रवणता क्या होता है। तो ये होता है आपको ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन अनधिमान
वक्र अक्ष के मूल्य के सापेक्ष कैसी रेखा होती है? तो ये होता है उत्तरोत्तर। अगला क्वेश्चन है कि किस बाजार में अनेक विक्रेता तथा अनेक खरीदार होते हैं? तो ये होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में। अगला क्वेश्चन है कि किस बाजार में उत्पादन अधिक होता है और मूल्य कम होता है? तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन है कि खुले बाजार की क्रियाएं क्या है? तो ये होता है आपको बैंक द्वारा सहकारी बॉन्ड्स की खरीद और बैंक द्वारा सरकारी बॉन्ड्स की विक्रय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दोनों हो जाएगा ए और बी, डी नंबर इसका उत्तर है। अगला है कि अति अल्पकाल में पूर्ति होती है? तो ये होता है पूर्णतः बेलोचदार। अगला क्वेश्चन, वस्तु की कीमत निर्धारण में अल्पकाल में अधिक भूमिका होती है? तो ये होता है तकनीकी प्रगति की। अगला क्वेश्चन है कि किसी बाजार में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है? तो यह होता है पूर्ण प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन, वस्तु की कीमत निर्धारण के जितना समय अधिक होता है उतनी ही ज़्यादा महत्ता होती है? तो यह होता है पूर्ति पक्ष की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा कौन दिया? तो ये देने वाले चैम्बरलिन ने इसका जो है धारणा दिया था। अगला क्वेश्चन कि अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या? तो यह है घिसावट। अगला क्वेश्चन है कि रिकार्डो के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है? तो ये होता है उत्पादन लागत द्वारा। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, वह बाजार जिसमें फर्मों का प्रवेश व गमन पूर्णतः जो है स्वतंत्र होता है कहलाता है? तो यह पूर्ण प्रतियोगी कहलाता है। इसमें बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे कि मांग व पूर्ति से ज़्यादा वृद्धि होने का साम्य कीमत क्या है? तो यह होता है बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, सहकारी समर्थन कीमत का निर्धारण करती है? तो यह साम्य कीमत से अधिक। अगला क्वेश्चन, किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है? तो यह होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। अगला क्वेश्चन है कि एकाधिकार बाजार किसे कहा जाता है, मतलब क्या दर्शाता है? तो ये बाजार प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन, बाजार स्थिति में वस्तु का केवल एक क्रेता होता है? तो ये होता है मोनोपसोनी। अगला क्वेश्चन है कि किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? तो ये होता है एकाधिकार। अगला क्वेश्चन कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? तो ए आर तथा एम आर। अगला क्वेश्चन है कि विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है? तो ये होता है आपको बाजार का पूर्ण ज्ञान, उत्पादन की एकरूपता और साधनों की पूर्ण गतिशीलता। ये सभी के सभी उत्तर होंगे। अगला है कि किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है? तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम संबंध पाया जाता है? तो यह एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों में। अगला क्वेश्चन है कि विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है? तो ये होता है एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार दोनों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि समरूप उत्पाद विशेषता। तो ये होता है आपको केवल पूर्ण प्रतियोगिता और केवल पूर्ण अल्पाधिकार में। ठीक है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन से? तो ये होते हैं वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति। ये ए और बी दोनों उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समाप्त होता है। अब ये भी देखेंगे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है अध्याय आपके लिए कि प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा कि स्फीति के जो है अंतराल की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो यह जे एम किन्स के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन इसी में देखिएगा कि निम्नांकित में से कौन स्फीति किसी अर्थव्यवस्था के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है? तो यह होता है रेंगती स्फीति। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त किंतु इन दोनों में शायद मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, यह कथन किनका? तो ये कहने वाले जे एम किन्स थे। अगला क्वेश्चन है वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में निम्नतर गिरावट को कहा जाता है? तो इसको विस्फीति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतिस्पर्धी फर्म की जो है पूर्ति वक्र किस बिंदु से होती है? तो यह सीमांत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि पूर्ति की मात्रा क्यू एस और मांग जो है उसकी क्यू डी हो तो पी
जो है पावर में है s और माइनस क्यू डी पावर में जो है बड़ा किसके o के बड़ा, तो क्या ये दर्शाता है? तो ये दर्शाएगा आपको संतुलन। क्या दर्शाएगा? ये संतुलन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन परिवर्ती आगत नहीं है? तो ये है मशीन। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर आगत किस काल में स्थिर रहते हैं? तो ये रहता है अल्पकाल में। अगला क्वेश्चन है, परिवर्ती अनुपात के नियम में सीमांत उत्पाद में क्या परिवर्तन होता है? तो यह अंततः गिरावट इसमें होती है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो यह समष्टि अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन कि पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र की कीमत मांग की लोच LED है और ED ऐसे समझिए क्या होगा? तो इसका आप सूत्र देखेंगे तो ये होता है ED इक्वल टू जो है O होता है, ठीक है। ये आप इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक रैखिक मांग की वक्र के मध्य बिंदु की कीमत मांग की लोच के जो है ED की क्या होता है? तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा इसके बराबर 0 1, मतलब कि इसके बराबर 1 होगा, ठीक है, इसके बराबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ED इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य लाभ के संदर्भ में कौन जो है कथन सही है? तो यह है कम फर्मों का न्यूनतम अपेक्षित लाभ, मतलब कम लागत पे ज़्यादा जो है लाभ आप कमाएंगे, यही होता है। अगला है कि निम्न में कौन मांग वक्र पूर्ण रूप से लोचहीन होती है? तो यह होता है ऊर्ध्वाधर मांग वक्र। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मांग की लोच की परिभाषा क्या होता है? तो ये अभी हमने आपको पहले भी बताया कि जो यहाँ पर देखेंगे अल्फा क्यू वाई जो है अल्फा पी है और क्यू पावर में 0 और पी पावर में 0 वाई में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि मांग की लोच की इकाई क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए एक जो है यह एक शुद्ध संख्या है। अगला क्वेश्चन कि फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का लागत? तो यह होता है स्थिर। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्पादन अधिनियम उत्पादन अधिनाम अनधिमान है। अनधिमान वक्र चित्र दोनों अक्षों पर क्या दर्शाता है? तो यह जो है आपको संतुष्टि दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घकाल में फर्म किस कारक में परिवर्तन ला सकता है? तो यह स्थिर कारक और परिवर्ती कारक दोनों में। अगला क्वेश्चन है कि कुल स्थिर मतलब सीन में इसका उत्तर, कुल स्थिर लागत वक्र का क्या आकार? तो यह क्षैतिज रेखा होता है। अगला क्वेश्चन है मांग वक्र होता है। तो मांग वक्र जो है TR वक्र होता है। अगला क्वेश्चन है जिस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है उस बाजार को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको आप पूर्ण एकाधिकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन? तो यह होता है आपको वस्तु की कीमत और उत्पादन के साधनों की कीमत और स्थापना वस्तु की कीमत, ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो यह होता है आपको मुद्रा का परिणाम और धन और गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, ये सभी के सभी उत्तर इसमें हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो है आपका समाप्त होता है और 7वां इसमें अध्याय है कि समष्टि अर्थशास्त्र परिचय, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट इसमें क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन कि अतिरिक्त मांग होने के निम्नलिखित में कौन से कारक हैं? तो ये होता है आपको सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, A, B दोनों है। डी नंबर उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन होते हैं? तो यह J.M. किन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक समष्टि जो है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता? तो ये J.M. किन्स ही हैं। अगला क्वेश्चन, समग्र का अध्ययन निम्न में
से किससे संबंधित? तो ये होता है व्यापक बाय समष्ट अर्थशास्त्र से। अगला क्वेश्चन कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की असूली क्या? तो यह होता है पूंजीगत प्राप्तियाँ। अगला क्वेश्चन है कि अन्य बातें सामान्य रही तो करों में कटौती से उपभोग में क्या होता है? तो यह वृद्धि होती है। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में कि अंतरण गुणक का मान क्या होता है? तो यह जो है CY1/1 - C होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूत्र ये नंबर याद रखेंगे। अगला है कि खुली अर्थव्यवस्था का गुणक बंद अर्थव्यवस्था की अपेक्षा कैसा होता है? तो यह होता है छोटा। अगला क्वेश्चन विदेशी आय में वृद्धि से घरेलू निर्गत और निर्यात को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? इसको वृद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है? तो यह राज्य लेता है। अगला क्वेश्चन समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम? तो यह आय सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध? तो यह होता है कीमत स्तर, रोजगार स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से। अगला क्वेश्चन डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है कि आर्थिक महामंदी काल का अवधि थी? तो ये था आपको 1929 से 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन रोजगार सिद्धांत का संबंध? तो यह होता है समष्टि अर्थशास्त्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र से। अगला क्वेश्चन है कि द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मनी एंड इंटरेस्ट प्रकाश में आई कब आता है? तो यह 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन होते हैं? तो यह केन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता? तो यह आपको राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन और पूर्ण रोजगार, ये सभी के सभी डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है चक्रीय प्रवाह में शामिल है? तो यह होता है वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह, ये दोनों हो जाएंगे। अगला है कि चक्रीय प्रवाह के निर्माण में कौन सा प्रकार है? तो यह है आपको वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह, दोनों हो जाएगा उत्तर, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि आय की 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह के संतुलन के लिए सत्य निम्न में कौन सी है? तो यह है आपको कोई भी इसमें सूत्र जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे पूर्ण स्वयं मांग का सृजन करती है, यह किसका कथन होता है? तो यह J.M. केन्स का। अगला क्वेश्चन केन्स के बचत निवेश विश्लेषण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्न में से किस बिंदु पर होता है? तो ये होता है S=1। अगला क्वेश्चन पूर्ति के नियम को निम्न में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो इसका सूत्र देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको S=F, ये P हो जाएगा, आप ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्ति की दोनों शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है? तो यह होता है मार्शल। अगला क्वेश्चन है कि अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के निम्न में से कौन सा कारक? तो ये होता है आपको मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, करों में कमी और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ये सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पूंजी खाते में निम्न में कौन सी मद है? तो ये होता है निजी निवेश, विदेशी ऋण और सहकारी विदेशी ऋण और विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, ये तीनों के तीनों डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ति का लोच क्या है? जब ES=0 है तो यह हो जाएगा पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। ठीक है, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि केन्स के अर्थशास्त्र में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको आप पूर्ण रोजगार संतुलन और अपूर्ण रोजगार संतुलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सीधी पूर्ति रेखा की लोच? तो यह होता है इकाई के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्यापार संतुलन का अर्थ है? तो यह होता है पूंजी का लेन देन और वस्तुओं का आयात एवं निर्यात और कुल क्रेडिट का डेबिट, ये तीनों के तीनों डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूंजी के स्टॉक की वृद्धि को कहलाती है? तो यह पूंजी निर्माण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? तो यह आपको संपत्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है? तो यह होता है पूर्णतः बेलोचदार। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर पूंजी का उपभोग क्या कहलाता है? तो यह घिसावट व्यय कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 7 अध्याय जो है समाप्त होता है। देखिए बारिश होने लगी है और आपको बारिश का आवाज़ पूरा का पूरा आएगा, इसलिए यह वीडियो जो है यहीं पर रोक रहे हैं
और अगला जो 3-4 अध्याय बचे हैं वो हम अगले वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। टोटल 4 अध्याय और बचे हुए हैं, 12 तक है, तो इसको हम अगले वीडियो में करवा देंगे। और स्नातक स्तरीय भी क्वेश्चन होंगे, जैसे आर्थिक वृद्धि का जो विकास हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का राष्ट्रीय आय हो जाएगा, विकास एवं विकसित अर्थव्यवस्था, ये सारे पॉइंट जो है स्नातक स्तरीय होंगे और इससे भी क्वेश्चन जो है हम आपको करवा देंगे। तो 150 उसका क्वेश्चन और 200-300 क्वेश्चन इसका होगा, तो उसको हम अगले पार्ट में आपको करवा देंगे। बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है, आवाज़ आपको बारिश का भी आएगा, इसलिए इसको वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।